हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। जैसे कि आप लोग को पता है कि दिसंबर में प्री बोर्ड होना है और समय आप लोगों के बीच अब बहुत कम है। इन कम समय हम बेहतर प्रश्नों की तैयारी कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 की ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है भूगोल एक विषय के रूप में, ठीक है, इसके बारे में हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं। आज उससे संबंधित जो भी कुछ मूल बिंदु होंगे उनको देखेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रश्न होंगे उसका आज हम लोग विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बिना देर करते हुए सबसे पहले उसके प्रश्नों को देखते हैं। इसके पहले अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले इसको कुछ समझते हैं। देखिए, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। क्या है बच्चों? ज्योग्राफी। ठीक है, ये ज्योग्राफी जो है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? तो पृथ्वी का वर्णन। क्या होता है बच्चों? पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, कहिएगा सर पृथ्वी का वर्णन, यानी कि जो ज्योग्राफी होता है उसमें पृथ्वी का वर्णन किया जाता है। ज्योग्राफी जो है दो शब्दों से मिल करके बना हुआ है। ठीक है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ठीक है, और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन, यानी कि जिसमें पृथ्वी का अध्ययन किया गया हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? भूगोल कहेंगे। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो प्यारे बच्चों, आप सभी याद रखिएगा, इरिस्टोस्थनीज को किसे कहा जाता है? तो इरिस्टोस्थनीज को भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल का जनक, ठीक है, किसे कहेंगे? इरिस्टोस्थनीज को कहेंगे। इरिस्टोस्थनीज को कहेंगे। ठीक है, ये क्या थे? तो ये एक यूनानी विद्वान थे। ठीक है बच्चों, आप सब याद रखिएगा, यह एक यूनानी विद्वान थे। लेकिन अगर आधुनिक आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाए, तो आपसे पूछा जाए तो फिर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? तो अलेक्जेंडर हमबोल्ट हो जाएंगे। कौन सा होगा? अलेक्जेंडर हमबोल्ट। ठीक है, चलिए अब इसके संबंधित हम कुछ कुछ जो मूल बिंदु है उसको हम लोग देखेंगे। कह रहा है भूगोल एक स्वतंत्र विषय है, बिल्कुल, जिसके अंतर्गत क्या होता है? पृथ्वी के भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाकलापों और उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंधों की जानकारी प्राप्त होती है। यानी कुल मिलाकर के बच्चों बोले तो भूगोल में क्या होता है कि पृथ्वी के अध्ययन किया जाता है, यानी पृथ्वी से संबंधित जितने भी क्रिया होती है उन सब का अध्ययन किया जाता है भूगोल में। ठीक है, संसाधन के अंतर्गत उन सभी सामग्रियों को सम्मिलित किया जाता है जिसमें हमारी आवश्यकताएं की पूर्ति की जाती है। बच्चों, आप लोग पढ़े होंगे संसाधन। संसाधन किसे कहते हैं? तो वे सभी वस्तुएं, सामग्रियां जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं उसे हम लोग संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे मानव जो है खुद में एक संसाधन है। इसके बाद पेड़ पौधे, कलम, कॉपी, किताब, टेबल, पंखा, गाड़ी, ये सारे के सारे क्या है? संसाधन है। संसाधनों का भी विभाजन किया गया है, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव खुद एक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन किसे कहेंगे? वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुए, जैसे वायु, मृदा, जल। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? प्राकृतिक संसाधन। फिर हम लोग देखेंगे मानव निर्मित संसाधन। तो मानव निर्मित संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं, ठीक है, जिसका निर्माण मानव ने अपने विवेकपूर्ण तरीके से या तो अपने कौशल का प्रयोग करके किया है। जैसे कलम। क्या कलम का निर्माण किसी ईश्वर ने किया है क्या? तो कहोगे सर जी नहीं। ठीक है, अगर मान के चलिए हम कहें सर रेलगाड़ी, आज हम लोग देख रहे हैं रेलगाड़ी, ठीक है, क्या रेलगाड़ी का निर्माण किसी भगवान ने किया? क्या प्रकृति ने किया? बोले नहीं। तो किसने किया? तो मानव ने किया। कैसे किया? तो अपनी कौशल का प्रयोग करके, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसने रेल का निर्माण किया। तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? तो ये मानव निर्मित हो जाएंगे। ठीक है, अब मानव क्या है? मानव खुद एक संसाधन है, क्योंकि मानव जब तक अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग नहीं करेगा तब तक कोई भी संसाधन का उपयोग सही ढंग से नहीं किया जा सकता है, तो कोई भी जो वस्तु होगा उसका उपयोग नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है आदिम समाज। आदिम का समाज का मतलब होता है बच्चों पुराने समाज, यानी कि प्राचीन समाज अपने भरण पोषण के लिए, ठीक है, प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित थे। यानी कहने का अर्थ है कि जो पुराने समाज के लोग होते थे अपने पेट के भरण पोषण के लिए, इनके पालन पोषण के लिए किस पर आश्रित थे? तो प्राकृतिक संसाधनों पर। प्राकृतिक संसाधन कौन कौन हो जाएंगे? जैसे पशु, खाद्य पदार्थ, ठीक है, वन्य जीव जिसको शिकारी के रूप में इन लोग करता था, ठीक है, पेड़ पौधे, उनसे क्या होता? फल फूल जो प्राप्त होते थे उनका सेवन करते थे। तो आदिम समाज
अपने भरण पोषण के लिए किस पर निर्भर थे? तो कहिएगा सर प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर थे, बिल्कुल। अगला है, समय के साथ साथ मानव ने तकनीकी का विकास किया। बिल्कुल, जब प्राचीन समय में अगर हम लोग अध्ययन करेंगे तो उसमें हमारे पास आज जितनी तकनीक है उन तकनीकों का विकास उस समय नहीं हुआ था, ठीक है। और प्राकृतिक संसाधनों जैसे भूमि, मृदा, जल आदि का उपयोग अपनी आवश्यकता पूर्ति करने के लिए प्रारंभ किया। बिल्कुल, आज हम लोग जिस नए नए टेक्निक का विकसित कर रहे हैं और इससे आधुनिक तरीके से हम लोग उपयोग कर रहे हैं, इससे अगर प्राचीन समय में बात करें तो उस समय के प्राचीन जो लोग थे उस समय इतनी विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं करना जानते थे, क्योंकि उस समय तकनीकी का विकास जो था वो नहीं हुआ था। चलिए अगला है, प्राकृतिक संसाधनों का विकास तकनीक पर आधारित होता है। बिल्कुल, हमने तो बोला कि जब तक प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग तकनीक और विवेकपूर्ण तरीके से नहीं करेंगे, ठीक है, तो उनका दोहन होगा। जैसे आज हम लोग देख रहे हैं बच्चे, जो कोयला है, कोयला और पेट्रोलियम, ये क्या है? एक अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब इनकी पुनः निर्माण करना संभव नहीं है। अगर ऐसे संसाधनों को हम विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग नहीं करें तो ये आने वाले पीढ़ी तक क्या होंगे? समाप्त हो जाएगा, और जो हमारे आने वाले जो पीढ़ी होंगे वे उनके लाभ से वंचित रहेगा। तो ऐसे संसाधनों को हमें सोच समझ कर और विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग करना चाहिए। चलिए अगला है बच्चों, कह रहा है तकनीकी पर आधारित है, जिसमें संसाधनों को परिष्कृत किया जाता है और समाज में उपयोगी बनाया जाता है। अंततः इनके उपयोगी से होने से सांस्कृतिक विकास संभव हो पाता है, ठीक है। जैसे कि प्यारे बच्चों, आज आप लोग देखे होंगे पुनः चक्रण, आप लोग एक नाम सुने होंगे, पुनः चक्रण, ठीक है, पुनः चक्रण। आज हम लोग के बीच इतना तकनीक विकसित हो चुका है, क्योंकि जो पुराने पदार्थ होते हैं, जो वर्ज्य पदार्थ होते हैं, उनसे पुनः हम लोग चक्रण करके यानी कि नए पदार्थ निर्माण कर लेते हैं, ठीक है, और उनका पुनः उपयोग करते हैं। चलिए अगला है, भूगोल के अध्ययन से समय एवं स्थान के संदर्भ में विविधता एवं विविधताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता विकसित होती है। बिल्कुल, यानी जब भूगोल के बारे में लोग अध्ययन करेंगे तो क्या होगा? समय और स्थान के संदर्भ में विविधताओं, ठीक है, विविधताओं के उत्पन्न करने वाले कारकों को खोजने में हमें क्या होगी? तो क्षमता विकसित होगी, ठीक है। अगला है, भौगोलिक अध्ययन के माध्यम से हमें धरातल के दृश्यों की जानकारी प्राप्त होती है, साथ ही मानव तथा प्रकृति के अंतर संबंधों से उत्पन्न दृश्यों को भी समझ सकते हैं। बिल्कुल, यानी जो भौगोलिक अध्ययन होता है बच्चों, उसके माध्यम से हमें जो धरातल के जो दृश्य होते हैं, जैसे पहाड़ वगैरह, नदी वगैरह हो गया, ठीक है, उनकी जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए, वर्तमान समय में भूगोल के अंतर्गत आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जैसे भौगोलिक संरचना तंत्र, संगणक मानचित्र कला, वैश्विक स्थिति तंत्र आदि की जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। यानी कि जो वर्तमान समय में जो भूगोल है उसके अंदर हमें क्या क्या प्राप्त होती है? तो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक जैसे भौगोलिक सूचना तंत्र, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? संगणक मानचित्र कला, वैश्विक स्थिति तंत्र आदि की जानकारी प्राप्त होती है। कह रहा है, पृथ्वी को मानव के साथ साथ अन्य प्राणियों के आवास के रूप में देखा जाता है। इसके भौतिक स्वरूप के अंतर्गत पर्वत, पहाड़ियाँ, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन आदि क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, कि भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जाता है? तो भौगोलिक जो स्वरूप है उसके अंतर्गत पर्वत, पहाड़, घाटियाँ, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान इत्यादि को सम्मिलित किया जाता है। सांस्कृतिक तत्वों अर्थात मानव निर्मित तत्वों के अंतर्गत, ठीक है, गांव, नगरों, सड़कों, रेलों, पतनों, बाजारों जैसे कई अन्य तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। हमने इससे पूर्व बताया है बच्चों कि जो प्राकृतिक पदार्थ होते हैं वो प्रकृति द्वारा प्राप्त होते हैं। इसके बाद जो मानव निर्मित पदार्थ होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित होते हैं। तो क्या गांव किसी ईश्वर ने बनाया क्या? तो कहेगा सर जी नहीं। नगर क्या किसी भगवान ने बनाया क्या? नहीं। सड़क किसी भगवान ने बनाया क्या? जी नहीं। तो ये सब क्या हो जाएंगे? सारे के सारे मानव निर्मित हो जाएंगे। चलिए, साधारणतः भूगोल का संबंध पृथ्वी का वर्णन करना है। बिल्कुल, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग ग्रीक के विद्वान 276 से 194 ईसा पूर्व इरेस्टोस्थनीज के द्वारा किया गया था। हमने तो पहले बता दिया है, ठीक है, कि यानी जो भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था?
तो एरिस्टोस्थेनीज ने किया था। इसे ही क्या कहा जाता है, भूगोल का जनक कहा जाता है, आप सभी याद रखिएगा। लेकिन अगर आधुनिक जनक पूछे, ठीक है, तो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूज आप लोग को नहीं होना है। आधुनिक अगर जनक पूछे तो अलेक्जेंडर हम्बोल्ट, लेकिन सिर्फ जनक पूछे तो क्या हो जाएंगे, एरिस्टोस्थेनीज। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इसी ने किया था। चलिए, भूगोल का अंग्रेजी यानी भूगोल का जो अंग्रेजी होता है, जिसको हम लोग जियोग्राफी लिखते हैं, जो ग्रीक भाषा से लिया गया है। किससे लिया गया है, ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस यहाँ पे ग्राफी है, ठीक है, जियो प्लस ग्राफी से लिया गया है, जिनका अर्थ होता है, जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन। अर्थात जियोग्राफी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन, जो कि हमने बता दिया है। ठीक है, भूगोल पृथ्वी का वर्णन मानव के निवास के रूप में करता है। चलिए, आपसे पूछा जाएगा कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन किस रूप में करता है, तो मानव के निवास के रूप में किया जाता है, जिसमें मानव अपने तकनीकी ज्ञान के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग, दुरुपयोग नहीं, समुचित उपयोग करता है और पृथ्वी अथवा प्रकृति के साथ अपने आप को समायोजित करने का प्रयास करता है। ठीक है, अगला है बच्चों, कह रहा प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत, देखिए प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान आदि को सम्मिलित किया गया है। तो आप सभी याद रखोगे कि प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान आदि को सम्मिलित किया गया है। अगला सामाजिक विज्ञान, यानी सामाजिक विज्ञान के अंदर किसे सम्मिलित किया गया है, तो अर्थशास्त्र, कहोगे सर हिस्ट्री, समाजशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, गृह विज्ञान, जिसको हम लोग होम साइंस के नाम से जानते हैं, इत्यादि को सम्मिलित किया गया है। किसके अंतर्गत, तो कहोगे सर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। चलिए, भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचना प्राप्त कर क्षेत्रीय संश्लेषण करने वाला विज्ञान है। यानी जो कह रहा है बाबू कि जो भूगोल है, ठीक है, भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो प्राकृतिक और सामाजिक विषयों से सूचना प्राप्त कर क्षेत्रीय संश्लेषण करता है। अगला है, भूगोल के उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है, अर्थात विश्व की एक परस्पर निर्भर तंत्र है। वर्तमान समय में विश्व एक वैश्विक ग्राम के रूप में प्रतीत होता है। परिवहन के बेहतर साधनों के कारण दूरियां कम हो गई है। बिल्कुल, यानी आज आप लोग देख रहे होंगे नए नए तकनीक के उपयोग होने से जो सड़कें हमारे पास है, अच्छी क्वालिटी की सड़कें बन गई है। ठीक है, जहाज़ों का निर्माण हो गया, रेल का निर्माण हो गया। जब परिवहन में बेहतर सुविधा हमारे पास उपलब्ध है, जिन कारण से क्या हो रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत कम समय लग रहा है। जहां पहले हम लोग 2 दिनों में यात्रा करते थे, आज हम लोग 2 घंटों में कर लेते हैं। ठीक है, तो परिवहन के बेहतर साधनों के कारण क्या हो रहा है कि दूरियां कम हो गई है। ठीक है, चलिए, पृथ्वी बहुआयामी है, यहाँ सर्वत्र विभिन्नताएं पाई जाती है, अतः भूगोल को क्षेत्रीय विभिन्नता का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना जाता है। यानी भूगोल जो है क्या है, तो भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन करने वाला भूगोल भी माना गया, विज्ञान माना गया है। भूगोलवेत्ता धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, बल्कि उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो विभिन्नताओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होता है। ठीक है बच्चों, यानी कह रहा है कि जो भूगोलवेत्ता होता है, भूगोलवेत्ता किसे कहा जाता है, जो भूगोल की जानकारी रखता हो। ठीक है, तो भूगोलवेत्ता धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करता है, बल्कि उन कारकों का भी अध्ययन करता है जो विभिन्नताओं के लिए मुख्य रूप से जिम्मेवार होते हैं। चलिए, कह रहे बच्चों कि पृथ्वी पर भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार की भौगोलिक तथ्य अस्तित्व नहीं होते हैं, बल्कि गत्यात्मक, ठीक है, भी होते हैं। पृथ्वी सतत परिवर्तनशील होती है। देखिए यहाँ एक बहुत अच्छा वर्ड निकल के आया है, कुछ जगह पृथ्वी क्या है, तो पृथ्वी एक सतत परिवर्तनशील भी होती है तथा मानव भी निरंतर क्रियाशील होते हैं। मानव प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। मानव क्या है, प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है तथा प्रकृति भी मानव जीवन की विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है, जिसे मानव के रंग, रूप, वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखा जा सकता है। बिल्कुल, क्या मानव जितने भी सभी का रंग एक जैसा है, कहोगे सर जी नहीं। क्या सभी मानव एक जैसे वस्त्र पहनते हैं, जी नहीं। क्या सभी मानव एक ही प्रकार के आवासों में निवास करते हैं, कहोगे सर जी नहीं। क्या सभी मानव का व्यवसाय भी क्या एक जैसा है, तो यहाँ भी कहोगे सर बिल्कुल नहीं।
ठीक है। यानी कि जितनी कहने का ये अर्थ है कि मानव जो जीवन है उनकी विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है, यानी जिसे मानव के रंग रूप वस्त्र वास्तु व्यवसाय आदि पर देखा जा सकता है। बिल्कुल। अब बच्चों इससे हम लोग रिलेटेड जो प्रश्न होगा उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं एक एक करके। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है। अभी हमने जस्ट पहले आप लोग को बताया कि किसी भौतिक लक्षण कहा जाएगा तो पतन, मैदान, सड़क और जल उद्यान। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मैदान को। ठीक है। दूसरा कह रहा है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल यानी ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया था। ठीक है, तो अरिस्टोस्थनीज ने कहा था, किया था। इसी को क्या कहा जाता है, तो बच्चों भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है, हेरोडोटस। हेरोडोटस कौन है, तो हेरोडोटस ठीक है इतिहास का जनक है। ठीक है, इसे हम लोग इतिहास के जनक के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए। पृथ्वी के धरातल पर तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्यकरण संबंध निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। कहाँ, क्यों, क्या, कब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्यों। भूगोल का उद्देश्य धरातल की प्रादेशिक क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसका है, मतलब कहने का जो भूगोल का उद्देश्य है वो धरातल की प्रादेशिक या तो क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन और व्याख्या करना है। यह कथन किसने कहा था, हार्टशोर ने, स्ट्रेबो ने, वरेनियस ने, इनमें से किसी नहीं। तो प्यारे बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पांचवा, प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन निम्न में से किस भूगोलवेत्ता द्वारा किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल रिटर के द्वारा। यानी जो प्रादेशिक उपागम का प्रवर्तन है किसके द्वारा किया गया था, तो कार्ल रिटर के द्वारा किया गया था। जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। छठा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल का शाखा नहीं है। यानी समझिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, भौतिक जो भूगोल है उनका शाखा नहीं है। मानव शास्त्र, भू आकृतिक विज्ञान, जल विज्ञान और जलवायु विज्ञान। ठीक है, तो यहाँ जो मानव शास्त्र है बच्चों ये जो है भौतिक भूगोल की शाखा बिल्कुल नहीं है। सातवां कह रहा है भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा सम्मिलित किया गया। देखिए जो भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी तल और क्षेत्रीय विभिन्नताओं का सर्वप्रथम जो है रिचर्ड हॉटसन के द्वारा सम्मिलित किया गया था। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है। यानी निम्नलिखित में से कौन सा है जो कालिक संश्लेषण करता है, समाजशास्त्र, मानवशास्त्र, इतिहास और भूगोल। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा इतिहास। यानी काल के आधार पर संश्लेषण हम लोग किसमें करते हैं, तो इतिहास में करते हैं। ठीक है, चलिए अगला है बच्चों, भूगोल शब्द किन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। देखिए जो भूगोल है ठीक है ज्योग्राफी, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर के बना है। किससे बना है, ठीक है, तो जियो प्लस ग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा जियो प्लस ग्राफी, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया, क्रमबद्ध भूगोल का प्रवर्तन किसने किया था। ठीक है, तो किसने किया था बच्चों, कहिएगा सर हमबोल्ट ने किया था। बिल्कुल, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमबोल्ट। ठीक है, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। प्रश्न संख्या 10 है, सॉरी हो गया 11 देखेंगे बच्चों। 11 में कह रहा है निम्नलिखित में से सांस्कृतिक लक्षण कौन नहीं है, विद्यालय, सड़क, महाद्वीप और अस्पताल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो महाद्वीप दिख रहा है ये सांस्कृतिक लक्षण नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। भूगोल का अर्थ क्या होता है, देखिए बच्चों हमने जस्ट पहले आप लोगों को बताया जो भूगोल होता है जिसका इंग्लिश वर्ड है ज्योग्राफी होता है, इसका मतलब ही होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, चलिए पृथ्वी को क्या कहा गया है, तो आप सभी याद रखिएगा बच्चों नीला ग्रह कहा जाता है। क्यों नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जल अधिक मात्रा में विद्यमान है। तो जब अंतरिक्ष से इसे देखा जाता है तो ये नीला ही दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पे जो है टोटल 71% जल, जिसको हम लोग कहते हैं 3/4 भागों पे जल ही जल विद्यमान है, जिस कारण से इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ठीक है, चलिए भूगोल पृथ्वी का तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्र विवरणी विज्ञान है।
यह कथन किसने कहा था? ठीक है, तो बच्चों यह जो कथन था वो अल्फ्रेड हेटनर का था। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा, अल्फ्रेड हेटनर, इसने ही कहा था कि जो भूगोल है वो पृथ्वी तल का क्षेत्र एक विवरणीय विज्ञान है। ठीक है, 14 कह रहा है अधिवास भूगोल एवं जनसंख्या भूगोल का संबंध किससे है? जो अधिवास भूगोल है एवं जनसंख्या भूगोल, इनका संबंध किससे है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा मानव भूगोल से। यानी जो अधिवास यानी रहने का और जनसंख्या, ये किससे होगा? तो मानव भूगोल से होगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कारणात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है? काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड हेटनर। यह कथन किसका था? तो हेटनर का था, बिल्कुल। प्रश्न संख्या 16 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की एक शाखा है? यानी इनमें से कौन है जो मानव भूगोल की एक शाखा है? वनस्पति विज्ञान, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान और आर्थिक भूगोल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा आर्थिक भूगोल। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है निम्नलिखित में से भौतिक भूगोल का संबंध किससे है? जनंकी, मृदा शास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा मृदा शास्त्र से। प्रश्न संख्या 18 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक तत्व नहीं है? उद्योग, कृषि, व्यापार और मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे आप मैदान जो दिख रहे हैं बाबू, ये मैदान जो है वो सांस्कृतिक तत्व बिल्कुल नहीं है। 19 में कह रहा है किस भूगोलवेत्ता को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? हमने तो जस्ट पहले बताया किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या 1 सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 में कह रहा है सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्ता कौन है? यानी सर्वप्रथम जो है विश्व का मानचित्र बनाने वाले भूगोलवेत्ता यानी कि कौन थे जिसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया? टॉलमी, अरस्तु, हम्बोल्ट और कार्ल रिटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा टॉलमी। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है भूगोलवेत्ता एरिस्टोथेनिस का संबंध किस देश से है? ठीक है, तो कहाँ से है? यूनान से है। ठीक है प्यारे बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यूनान। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है, देखिए 22 में निम्नलिखित विषयों में से कौन सा युग्म स्थानिक एवं कालिक विश्लेषण करता है? ठीक है, तो कौन करेगा? भूगोल और इतिहास, ये दोनों करेंगे, यानी कि प्रश्न संख्या डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक लक्षण नहीं है? ठीक है, पर्वत, पठार, सड़कें और नदियाँ। ठीक है, तो कौन नहीं है बच्चों? तो बिल्कुल कहोगे सर कि सड़कें जो है वो प्राकृतिक लक्षण नहीं है। ठीक है, यानी सड़कों को किसने बनाया है? तो मानव ने बनाया। ठीक है, जबकि जो पर्वत का निर्माण हुआ है किसी मानव ने नहीं किया है। जो पठार का निर्माण हुआ है वो भी कहोगे सर किसी मानव ने नहीं किया। जो हमारे पास नदियाँ स्थित है वो नदियाँ भी मानव ने नहीं बनाया, यानी इसकी सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से किसी भौतिक लक्षण में शामिल किया जा सकता है? बाजार, व्यापार, कृषि और पठार। तो भौतिक लक्षण में किसको सम्मिलित किया जा सकता है? तो पठार हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। मैदानी क्षेत्र का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किस कार्य के लिए किया जाता है? देखिए मैदानी क्षेत्र का सबसे अधिक प्रयोग किस में करते हैं? तो कृषि के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रयोग सही उत्तर हो जाएगा बच्चों कृषि। ठीक है, यानी देखिए हमारा जो पृथ्वी है उसमें लगभग 71% क्या है बच्चों? तो कहिएगा सर जल से ढका हुआ है, बिल्कुल। अब जो बच गया 29%, उसी में हम लोग का कृषि करना है, उसी में पहाड़ है, उसी में ठीक है जंगल है, यानी सारे उसी में है। तो अधिकतम जो भाग है बच्चों उसमें क्या किया जाता है? कृषि कार्य किया जाता है। मानव के निवास स्थल, भोजन, वस्त्र आदि को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? जलवायु, मृदा, पर्वत और पठार। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जलवायु। यानी जलवायु जो होता है बच्चों वो मानव के स्थल को भी प्रभावित करते हैं, भोजन को भी प्रभावित करते हैं, वस्त्र का भी प्रभावित करते हैं। जैसे आप लोग अभी देखे होंगे वर्तमान समय में कि अभी वर्तमान में वर्षा होने के कारण काफ़ी जो फसल लगाया गया था वो सारे फसल जो है वो नष्ट हो गए। ठीक है, कई किसानों की जो धान थी वो नष्ट हो गया। ठीक है, तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। चलिए निम्नलिखित में से GIS का विस्तारित रूप क्या होता है? ठीक है,
तो बच्चों GIS, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, आप सभी याद रखोगे क्या होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28वां प्रश्न देखते हैं। बस्ती या अधिवास भूगोल की एक शाखा है, निम्न में से कौन सा है? जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल, नगरीय भूगोल और सामाजिक भूगोल। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा नगरीय भूगोल। 29वां, निम्नलिखित में से भौगोलिक अध्ययन का चतुर्थ आयाम क्या है? यानी जो भौगोलिक अध्ययन है उसका फोर्थ आयाम क्या होता है? ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई और समय। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा समय। जल विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? जो जल विज्ञान होता है बच्चों, इसके अंदर किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? समुद्र, नदी, झील और मैदान। ठीक है, तो यहाँ पे मैदान का अध्ययन बिल्कुल नहीं किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सर ऑप्शन नंबर डी। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? यानी इनमें से कौन है जो भौतिक या प्राकृतिक भूगोल से संबंधित है? मृदा शास्त्र, अर्थशास्त्र, मानव शास्त्र, जनसांख्यिकी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मृदा शास्त्र। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक लक्षण है? यानी इनमें से कौन है जो सांस्कृतिक लक्षण है? सड़कें, पठार, मैदान और महाद्वीप। ठीक है, तो यहाँ पे एक सही उत्तर हो जाएगा सड़कें। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है? यानी सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिक और मृदा विज्ञान। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मृदा विज्ञान नहीं है। क्योंकि जब भी हम लोग सामाजिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं तो उसमें समाजशास्त्र को सोशोलॉजी भी पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र जिसको इकोनॉमिक भी कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान जिसको हम लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, इसका अध्ययन करते हैं, लेकिन मृदा विज्ञान का अध्ययन नहीं करते हैं। मानव भूगोल में कौन शामिल नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि जो मानव भूगोल है बच्चों, इसमें कौन शामिल नहीं है? जनसंख्या भूगोल, सामाजिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और खगोल की भूगोल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा खगोल की भूगोल। ठीक है, खगोल की भूगोल में क्या होता है कि खगोल से संबंधित जो होता है उनका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, 35 में कह रहा है, पैंतीस का क्या है बच्चों? भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करते हैं? ठीक है, ऑप्शन कट गया है, से दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो आज हम लोग 34 प्रश्नों तक हम लोग अध्ययन कर लिए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका अगला जो है, इसे सब्जेक्टिव प्रश्नों को तो हो सकता है इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, या फिर जो है इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है उसका अध्ययन करेंगे। 35वां नंबर प्रश्न है, भूगोल काल एवं स्थान के संदर्भ में किसे केंद्र मानकर अध्ययन करता है? मानव, पशु, पादप और स्थल। ठीक है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा मानव को केंद्र में मान करके इसको अध्ययन किया जाता है। 36वां प्रश्न है आपके पास में कि किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? यानी किसी एक तथ्य या पहलू का विश्व स्तर पर क्रमबद्ध, ठीक है, अध्ययन क्या कहलाता है? क्रमबद्ध उपागम, प्रादेशिक उपागम, सांस्कृतिक और इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा क्रमबद्ध उपागम। ठीक है, 37, आर्थिक भूगोल के अंदर निम्नलिखित में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? ठीक है, तो आर्थिक भूगोल के अंदर किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो मानसून का कहिएगा सर, नहीं किया जाता है बिल्कुल। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 38 में कह रहा है बच्चों कि भूगोल को वैज्ञानिक विषय के रूप में प्रतिपादित करने में किसी प्रश्न का योगदान नहीं है। क्या, कहाँ, क्यों और कब। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा कब। 39, प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत किसे सम्मिलित करोगे? यानी जो प्राकृतिक विज्ञान है इसके अंतर्गत किसे सम्मिलित नहीं करोगे? खगोलकी को, भूविज्ञान को, मौसम विज्ञान को और जनांकी को। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा जनांकीकी। ठीक है, चूंकि प्राकृतिक विज्ञान के अंदर खगोलकी को अध्ययन किया जाता है, मौसम विज्ञान का भी अध्ययन होता है, इसको भी सम्मिलित किया जाता है, और भूविज्ञान को भी सम्मिलित किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो जनांकीकी है उसको सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन,
कह रहे मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जा सकता है। मानव भूगोल के अंतर्गत किसको सम्मिलित किया जा सकता है। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान। तो बच्चों कहिएगा सर, उसका सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल। ठीक है, ये कुल 40 MCQ प्रश्न था जो कि आज हम लोगों ने अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 से संबंधित प्रश्न जो होगा उसका अध्ययन करेंगे।